राघव चड्ढा के बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की खबर सामने आई है, लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या है पूरा मामला? अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा को बाहर कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? राघव चड्ढा इन दिनों सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंड कर रहे हैं और पार्टी ने ऐसा फैसला क्यों लिया? दोस्तों, आम आदमी पार्टी के अंदर आखिर क्या पक रहा है? क्या आम आदमी पार्टी अंदर से टूट गई है? मैं आपको इस वीडियो में पूरे मामले की हर छोटी बड़ी डिटेल समझाता हूं। आखिर तक वीडियो में बने रहें। सबसे पहले एक सवाल अपने आप से पूछिए। अगर आपका सबसे भरोसेमंद नेता अचानक संकट में आ जाए, अगर आपकी पूरी टीम सड़क पर उतरकर लड़ रही हो, अगर हर तरफ तनाव और बेचैनी हो, तो आप क्या करेंगे? आप कहां होंगे? जवाब सीधा लगता है, आप वहीं होंगे जहां आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन राजनीति हमेशा सीधे जवाबों का खेल नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुप्पी होती है, और कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ा संदेश बन जाती है। यहीं से शुरू होती है कहानी राघव चड्ढा की, एक ऐसे नेता की जो राजनीति के भीतर रहकर भी एक अलग रास्ता बनाते हुए दिखाई देते हैं। एक ऐसा चेहरा जो कभी एक आंदोलन की पहचान था और आज खुद एक अलग पहचान बन चुका है। कुछ साल पहले की बात है। दिल्ली की गलियों में एक अलग तरह की ऊर्जा थी। लोग राजनीति को नए नजरिए से देख रहे थे। पुराने ढर्रे को चुनौती दी जा रही थी। उसी दौर में एक युवा चेहरा बार बार नजर आता था। तेज बोलने वाला, आत्मविश्वास से भरा हुआ और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। वो खड़ा होता था अरविंद केजरीवाल के ठीक पीछे या उनके बगल में। कैमरे अक्सर केजरीवाल पर फोकस होते थे, लेकिन धीरे धीरे एक और चेहरा लोगों के दिमाग में जगह बनाने लगा। वो चेहरा था राघव चड्ढा का। उनकी पृष्ठभूमि बाकी नेताओं से थोड़ी अलग थी। वो सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आ रहे थे जो सिस्टम को समझता भी है और उसे बदलने की बात भी करता है। कहा जाता है कि हर नेता की असली पहचान संकट के समय बनती है, लेकिन उससे पहले उसकी नींव बनती है। उसकी यात्रा से, उसके फैसलों से और उस रास्ते से जो उसने चुना होता है। राघव की यात्रा भी कुछ ऐसी ही रही। दिल्ली में पढ़ाई, फिर उच्च शिक्षा के लिए विदेश का रुख और उसके बाद कॉरपोरेट दुनिया में कदम। एक स्थिर और आरामदायक जीवन उनके सामने था। लेकिन 2011 के आसपास देश में जो माहौल बना, उसने बहुत से युवाओं को प्रभावित किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठ रही थी। लोग सड़कों पर उतर रहे थे। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये एक भावना थी। इसी दौरान राघव ने भी एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने सुरक्षित करियर को पीछे छोड़ा और भारत लौट आए। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। यही वो समय था जब उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई और धीरे धीरे वे उस टीम का हिस्सा बन गए जो एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने जा रही थी। शुरुआती दिनों में उनका काम ज्यादा दिखाई नहीं देता था, लेकिन समय के साथ उनकी भूमिका बढ़ती गई। टीवी डिबेट्स में उनकी मौजूदगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका अंदाज और युवाओं के साथ उनका कनेक्शन, इन सब ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। वो सिर्फ पार्टी की बात नहीं करते थे, बल्कि एक खास तरह की भाषा में बात करते थे। ऐसी भाषा जिसे शहरों का युवा समझता था, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सहज थी और जो सीधी बात करती थी। धीरे धीरे वो पार्टी के सबसे मार्केटेबल फेस बन गए। जब भी किसी बड़े मुद्दे पर पार्टी को अपना पक्ष रखना होता, अक्सर कैमरे के सामने राघव ही दिखाई देते। समय बीतता गया और उनकी राजनीतिक यात्रा आगे बढ़ती गई। चुनाव हुए, जीत हार का दौर आया, लेकिन उनका कद लगातार बढ़ता रहा। खासकर पंजाब की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर काफी चर्चा हुई। कई लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि भले ही औपचारिक रूप से सत्ता किसी और के पास हो, लेकिन रणनीति और फैसलों में राघव की भूमिका महत्वपूर्ण है। फिर वो समय आया जब उन्हें राज्यसभा भेजा गया। ये एक बड़ा कदम था। इसका मतलब था कि पार्टी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका देना चाहती है। और यहीं तक आते आते बहुत से लोगों के मन में ये धारणा बन चुकी थी कि वो पार्टी के नंबर 2 नेताओं में शामिल हैं।
लेकिन राजनीति में कहानी कभी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। हर उभार के बाद एक मोड़ आता है, और वही मोड़ असली कहानी लिखता है। मार्च 2024, एक ऐसा समय जब देश की राजनीति में हलचल थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने सब कुछ बदल दिया। पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सब सक्रिय हो गए। विरोध प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयानबाजी, हर तरफ एक उबाल था। लेकिन इसी समय एक चीज लोगों को खटकने लगी। राघव चड्ढा दिखाई नहीं दे रहे थे। वो उस समय लंदन में थे। उन्होंने बताया कि वो आंखों की सर्जरी के लिए गए हैं। ये बात सही भी थी, लेकिन सवाल उठने लगे। क्या ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी थी, या टाइमिंग कुछ और इशारा कर रही थी? सोशल मीडिया पर सवाल उठे, राघव चड्ढा कहाँ हैं? ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की लोकेशन का नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक स्थिति का सवाल बन गया था। इसके बाद जो हुआ, वो और भी दिलचस्प था। राघव ने न तो खुलकर कोई बड़ा बयान दिया, और न ही वो उस तरह से सामने आए जैसे पहले आते थे। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, चुप रहने का। लेकिन यह साधारण चुप्पी नहीं थी। ये एक ऐसी चुप्पी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि राघव की राजनीतिक शैली बदल रही है। अब वो पहले की तरह सीधे सीधे राजनीतिक हमले नहीं कर रहे थे। अब वो मुद्दों की बात कर रहे थे। महंगाई, युवाओं की समस्याएं, गिग वर्कर्स की स्थिति, एयरपोर्ट पर महंगे खाने के दाम, मोबाइल रिचार्ज जैसे विषय। उनकी संसद में दी गई स्पीच वायरल होने लगीं। सोशल मीडिया पर उनके क्लिप्स लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने लगे। खास बात यह थी कि इन स्पीच में किसी खास पार्टी या नेता पर सीधा हमला नहीं होता था। ये एक तरह की न्यूट्रल पॉलिटिक्स थी, जहां मुद्दा केंद्र में होता है, न कि व्यक्ति। यहीं से एक नई चर्चा शुरू हुई। क्या राघव अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं? क्या वो खुद को पार्टी की सीमाओं से बाहर निकालकर एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहते हैं? और इसी दौरान एक और चर्चा धीरे धीरे सामने आने लगी। राजनीतिक गलियारों में ये कहा जाने लगा कि राघव चड्ढा के संबंध मायावती के साथ बेहतर हो रहे हैं। कुछ विश्लेषकों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि राघव चड्ढा बीएसपी में जा सकते हैं, और मायावती के साथ उनका एक नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है। अभी ये सिर्फ चर्चा है, लेकिन राजनीति में चर्चाएं अक्सर किसी बड़ी संभावना की ओर इशारा करती हैं। अगर हम पिछले कुछ घटनाक्रमों को देखें, तो एक पैटर्न नजर आता है। जब पार्टी संकट में थी, तब राघव की सक्रियता सीमित थी। जब चुनाव में हार हुई, तब भी वो उस तरह से सामने नहीं आए जैसे पहले आते थे। जब पार्टी को राहत मिली, तब भी उनकी ओर से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई। ये सब मिलाकर एक सवाल खड़ा करता है, क्या ये सब संयोग है, या एक सोची समझी रणनीति? राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि बार बार होने वाली चीजें संयोग नहीं होती। वे एक पैटर्न बनाती हैं, और हर पैटर्न के पीछे एक सोच होती है। राघव की रणनीति को अगर ध्यान से देखा जाए, तो वो 3 स्तरों पर काम करती हुई दिखाई देती है। पहला, पार्टी के भीतर रहना, लेकिन खुद को उससे पूरी तरह जोड़कर न रखना। दूसरा, ऐसे मुद्दों पर बात करना जो हर वर्ग के लोगों को प्रभावित करते हैं। तीसरा, किसी बड़े विवाद से दूर रहना और अपनी छवि को साफ रखना। ये रणनीति उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में पेश करती है जो किसी भी राजनीतिक ध्रुव से बंधा हुआ नहीं है। वो किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं दिखते, बल्कि खुद को एक व्यापक राष्ट्रीय संदर्भ में स्थापित करते हैं। इसी बीच बीएसपी वाला एंगल फिर से चर्चा में आता है। कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा के मायावती से रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, और वो भविष्य में बीएसपी का रुख कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बीएसपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो शिक्षित हो, युवा हो और शहरी वोटर्स के साथ कनेक्ट कर सके, और राघव इस प्रोफाइल में फिट बैठते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक पार्टी बदलने की घटना नहीं होगी, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक पुनर्संरचना होगी। ये उस तरह का कदम होगा जो आने वाले वर्षों की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। ये साइलेंट पॉलिटिक्स है, जहां सब कुछ हो रहा है, लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा। और यही चीज इस कहानी को और दिलचस्प बनाती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। राघव का राज्यसभा कार्यकाल 2028 तक है। इसका मतलब है कि उनके पास समय है,
सोचने का, रणनीति बनाने का और सही समय का इंतजार करने का। 2029 का लोकसभा चुनाव एक बड़ा अवसर हो सकता है। उस समय देश की राजनीतिक दिशा जिस ओर जाएगी, संभव है कि राघव भी उसी दिशा में अपना कदम बढ़ाएं। एक बार फिर वही चर्चा सामने आती है, क्या वो बीएसपी की ओर जा सकते हैं? क्या मायावती के साथ उनका कोई नया राजनीतिक अध्याय शुरू हो सकता है? इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन संकेत लगातार मिल रहे हैं कि कुछ न कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। राजनीति में अक्सर सबसे बड़ा खेल वही होता है जो दिखता नहीं है, और राघव चड्ढा की कहानी फिलहाल उसी तरह का खेल लगती है। एक तरफ वो एक लोकप्रिय सांसद के रूप में उभर रहे हैं, जिनकी बातों को लोग सुनते हैं, जिनके वीडियो वायरल होते हैं और जो युवाओं के बीच एक खास पहचान बना चुके हैं। दूसरी तरफ वो अपनी पार्टी से एक दूरी बनाए रखते हुए दिखाई देते हैं। ये संतुलन आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई इसे सफलतापूर्वक कर ले, तो वो खुद को एक अलग स्तर पर स्थापित कर सकता है। आखिर में सवाल फिर वही है, क्या ये सब एक सोची समझी रणनीति है? क्या राघव एक बड़े राजनीतिक बदलाव की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ परिस्थितियों का परिणाम है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मौका आया, तो क्या वो सच में बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं और मायावती के साथ मिलकर एक नई राजनीतिक दिशा तय कर सकते हैं? जवाब जो भी हो, एक बात तय है, राघव चड्ढा की राजनीति अब सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रही। वो एक पोजिशनिंग बन चुकी है, एक ऐसी पोजिशनिंग जो उन्हें हर स्थिति में प्रासंगिक बनाए रखती है। और राजनीति में सबसे बड़ा खेल यही होता है, प्रासंगिक बने रहना। अब फैसला आपके हाथ में है, आप उन्हें किस नजरिए से देखते हैं, एक वफादार नेता या एक चतुर रणनीतिकार? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दें। आपकी एक लाइक हमें ऐसे ही गहराई वाले कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन देती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।